एक महिला जिसकी शादी होती है और शादी के बाद वह ससुराल आती है और ससुराल में आकर वह अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम भेजने पर अड़ जाती है, अपने पति से बार बार उसकी जिद करती है और उसकी जिद के आगे जब पति की नहीं चलती, वह बहू अपनी सास को लेकर जब वृद्धाश्रम पहुंचती है तो वृद्धाश्रम में वह एक ऐसे व्यक्ति को देखती है, ऐसे पुरुष को देखती है जिसे देख करके वह बहू दहाड़े मारकर रोने लगती है। आखिर वह कौन सा पुरुष था जिसको देखकर वह बहू चिल्लाने लगी थी, रोने लगी थी? क्या थी उसकी वजह, हम आगे इस कहानी में जानेंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं अर्जुन सर अपने YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है, मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, मुझे एक नई ताकत मिलती है और इसी ताकत के सहारे मैं आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सुंदर कहानियां लाने का प्रयास करता हूं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो आज की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये घटना है राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है मऊ। मऊ के उस गांव में एक महिला रहा करती थी। उस महिला का नाम था सरोज देवी। सरोज देवी जब ससुराल में आई तो सब कुछ सही सलामत था। जब 4 से 5 साल गुजर जाती हैं और सरोज देवी को कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती तो सरोज देवी मन ही मन घुटने लगती हैं। इधर कुछ समय बाद सरोज देवी के पति की मौत हो जाती है और वो सरोज देवी को मझधार में छोड़कर चले जाते हैं और सरोज देवी अपनी एक बेबस जिंदगी को जीने पर मजबूर हो जाती हैं। अब सरोज देवी जाए तो जाए कहां, क्योंकि महिलाओं के 2 ही स्थान हुआ करते हैं, या तो पिता घर या पति घर। चूंकि पिता ने तो बेटी की शादी कर दी और उसको ससुराल भेज दिया और दूसरी तरफ पति दुनिया छोड़कर चला गया, तो सरोज देवी ने भी अपना ये मन बना लिया था कि वह जिंदगी भर इसी ससुराल में रहेगी और वह अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी। सरोज देवी के एक जेठ हुआ करते थे और उन जेठ का एक बेटा था। उसी बेटे को जब वो गोद ले लेती हैं तो उसको पालती हैं, पोसती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं और उसको स्कूल भेजती हैं और सुबह से शाम तक अपने बच्चे को संस्कारी बनने की ना जाने कितनी शिक्षा देती है। वह बालक धीरे धीरे एक दर्जे से दूसरे दर्जे में जाता है, हाई स्कूल की परीक्षा पास करता है, इंटरमीडिएट पास करता है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और उसके बाद जब वो एक सम्मानित नौकरी प्राप्त कर लेता है तो माँ को लगा था कि शायद उसके जीवन में अब खुशियां लौट आएंगी, क्योंकि पति तो दुनिया छोड़कर चला ही गया था लेकिन बेटे को अब नौकरी मिल गई है। इसी नौकरी के सहारे मैं अपने बच्चे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बसर कर लूंगी। दरअसल जब बालक बड़ा हो गया तो सरोज देवी को भी लगा कि उसने अपने बच्चे की शादी कर देनी चाहिए, इसलिए उसने अपने जेठ से कहा कि अब बेटा बड़ा हो गया है और आप इस जिम्मेदारी को निभाइए, इस दायित्व की पूर्ति कीजिए। तो जब शादी वाले लोग आने लगते हैं तो सरोज देवी के जेठ ने एक रिश्ता जो आया उस रिश्ते की हामी भर दी, धूमधाम से शादी हुई। सरोज देवी बहुत खुश थी। घर में बहू आती है और जब बहू आती है तो सरोज देवी का रोम रोम खुश हो जाता है, क्योंकि जिस वह अकेली जिंदगी को जी रही थी अब कम से कम उसका बेटा और एक बेटे की बहू आ चुकी थी। कुछ महीने तो ठीक ठाक गुजरते हैं और उसके बाद जब बहू को यह पता चलता है कि सरोज देवी के नाम उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसके ससुर जी की जो संपत्ति थी वो सरोज देवी के नाम में आ गई है, तो वह महिला के दिमाग में लालच पैदा हो जाता है और उसी लालच के चलते वह उस महिला के साथ गलत व्यवहार करने लगती है। समय से उसको भोजन न देना, उसके साथ अभद्रता करना, गाली गलौज करना, महिला से झाड़ू बर्तन पोंछा करवाना। सरोज देवी भी तंग आ गई थी इन सब चीजों से। तो एक दिन बहू कहती है कि अगर आप अपनी संपत्ति हमारे नाम नहीं करेंगी तब तक हम आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। क्योंकि सरोज देवी का जो बेटा था वो तो सुबह अपने नौकरी पर चला जाता और जब शाम को वापस आता तब तक भी महिला वो जुबान नहीं खोलती। सरोज देवी इस बात को कहने से डरती थी कहीं ऐसा ना हो कि बेटा भी बाबा वेश में आकर महिला की पिटाई कर दे और महिला भी कुछ अनहोनी कर ले या महिला घर छोड़कर चली जाए, तो जो उसकी जिंदगी में खुशियां आई हैं, उसके परिवार में खुशियां आई हैं, उसके बेटे की जिंदगी में खुशियां आई हैं, उसकी वजह से कहीं उसके बेटे का घर बर्बाद ना हो जाए। इस वजह से सरोज देवी ने अपनी कभी जुबान नहीं खोली। इधर महिला जब लगातार सरोज देवी पर अपना दबाव बनाती रही तो सरोज देवी ने कहा कि तुम क्या चाहती हो। तब उस महिला ने कहा कि जो हमारे ससुर जी की प्रॉपर्टी है वो आपके नाम में है, जब तक आप हमारे नाम नहीं करेंगे हम आपके साथ लगातार ऐसा ही व्यवहार करते रहेंगे। सरोज देवी को भी लगा कि मैंने भी प्रॉपर्टी रख के करना क्या है, बच्चे खुश तो हम खुश
और इसी बात को आधार बनाकर सरोज देवी ने अपनी बहू से कहा कि बेटे से कहकर आप किसी भी दिन तहसील चलिए और जो भी संपत्ति है, जो भी खेती बाड़ी है, जो प्लॉट्स हैं, जो मकान है, वो मैं तुम्हारे नाम कर देती हूँ। हुआ भी दरअसल ऐसा ही। एक दिन की तारीख मुकर्रर की गई और गाड़ी में बैठकर सरोज देवी अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू के साथ तहसील जाते हैं और तहसील जाकर वह महिला जिसका नाम सरोज देवी था वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी पुत्र वधू और बेटे के नाम में कर देते हैं। और जब बेटे के नाम में इस प्रॉपर्टी को कर दिया, बहू के नाम में प्रॉपर्टी हुई, तो सरोज देवी को लगा था कि शायद महिला का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन वह महिला बद से बदतर होती गई, उसका व्यवहार भी खराब से खराब होता गया। इस प्रकार सरोज देवी पल पल घुटने लगी, मरने लगी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब बहुत बेकार हो गई है। बेटा सुबह निकल जाता है, बेटे को कुछ असलियत मालूम नहीं, जबकि उसके बेटे की बहू उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। लेकिन उस परिवार में एक बहुत अच्छी बात थी। जब शादी के कुछ समय बीत गया था, लगभग हम बात करें तो इस शादी के लगभग 10 से 12 साल बाद उनका एक जो नाती होता है, चूंकि सरोज देवी का एक नाती आ गया था और वह 6वीं क्लास का छात्र था, तो वह नाती जिसका नाम दिनेश था, दिनेश अपनी दादी के साथ होते हुए दुर्व्यवहार को देखा करता था और वो मन ही मन खिजा करता था कि उसकी माँ उसकी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उसको समय से भोजन नहीं देती है, पहनने के लिए अच्छे से कपड़े नहीं देती है, उसके साथ गाली गलौज करती है, उसके साथ अभद्रता का व्यवहार करती है। इसीलिए जो दिनेश था जब स्कूल जाता और उसका जो टिफिन बॉक्स होता था, उसकी माँ उसके लिए खाना लगाती थी टिफिन बॉक्स में, तो चुपके चोरी दिनेश प्रतिदिन अपनी दादी माँ को वही टिफिन बॉक्स खोल करके उसे खाना खिला दिया करता था और खाना खिलाने के बाद स्कूल चला जाता था। इसकी बात जरा सी भी दिनेश की माताजी को नहीं थी, उसकी माँ को नहीं थी कि दिनेश चुपके चोरी अपनी दादी को खाना खिलाता है। माँ अब दिनेश के सारे अपनी जिंदगी गुजारने लगी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और एक दिन की बात है कि दिनेश का जन्मदिन था और उस जन्मदिन के अवसर पर दिनेश के मम्मी पापा ने ये प्लानिंग बनाई थी कि वह धूमधाम से अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इसी के लिए उन्होंने सभी रिलेटिव्स को इनवाइट किया हुआ था, अपने पड़ोसियों को, अपने सगे संबंधियों को उन्होंने आमंत्रित किया हुआ था। घर में पूरा खुशी का माहौल था, चारों तरफ साउंड की आवाजें सुनाई दे रही थी, गाने बज रहे थे, लोग थिरक रहे थे, दावत का माहौल चल रहा था। दिनेश भी कहीं ना कहीं खुश था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा जरूर था कि इस महफिल में सभी लोग खुश हैं, लेकिन उसकी दादी माँ के दिल के एक अंधेरे कोने में कहीं ना कहीं उदासी है, कहीं ना कहीं निराशा है। इस बात को लेकर भी दिनेश बहुत चिंतित था। जब सभी लोग खाना खा लेते हैं और इधर दिनेश की दादी माँ को किसी ने खाना नहीं खिलाया, क्योंकि दिनेश भी कहीं ना कहीं माँ से थोड़ा डरता था, क्योंकि माँ उसकी दबाव बनाती थी कि तुमने दादी के साथ नहीं बैठना उठना नहीं है। तो दिनेश इस बात से लेकर भी सतर्क रहता था। तो जब खाना सभी लोग खा करके चले जाते हैं और लगभग रात के 8 बजे के आसपास उसका बर्थडे केक काटा जाता है, सभी लोग उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और उसके बाद सभी लोग आराम से सो जाते हैं। लेकिन दिनेश को नींद आने वाली नहीं थी। दरअसल दिनेश को मालूम था कि सभी लोग घर में खाना खा के सोए हुए हैं, लेकिन उसकी दादी ने अभी तक खाना नहीं खाया है। इसीलिए दिनेश चुपके से रात के लगभग 11 बजे अपने बिस्तर से उठता है और किचन में जाता है और थाली में खाना लगाकर दादी के पास ले जाता है और दादी से कहता है कि सॉरी दादी, मुझे आने में काफी वक्त हो गया, चूंकि माँ देख रही थी। तो दिनेश की दादी दिनेश को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं और उसका माथा चूमती हैं और कहती हैं, बेटा तुम युग युग जियो, हमेशा खुश रहो। तुम्हारी माँ का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो, मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। जब से ये हुआ तो दिनेश खाना खिलाकर फिर बिस्तर पर आ जाता है और सो जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और एक दिन दिनेश की माँ दिनेश को खाना खिलाते हुए देख लेती हैं कि वो अपनी दादी को खाना खिला रहा है। इसी बात को लेकर उसकी माँ दिनेश की पिटाई कर देती हैं और वह बहू सरोज की पुत्र वधू ये डिसीजन लेती है कि अब इस बुढ़िया को हम घर में नहीं रहने देंगे, हर हाल में हमने इसको वृद्धाश्रम छोड़ना है। और सुबह होते ही उसने अपने पति से प्लानिंग की और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वह उस वृद्ध महिला को गाड़ी में बिठाकर वृद्धाश्रम जाते हैं। वृद्धाश्रम में जैसे वो लोग एंट्री करते हैं, वहां का जो भी ऑफिशियल वर्क था उसमें उस बुढ़िया का नाम रजिस्टर्ड कराते हैं और उसके बाद कि अगर हम वृद्धाश्रम आ ही गए तो क्यों ना थोड़ा सा घूम ले। तो जब वो महिला घूम रही थी तभी उसकी नजर एक पुरुष पर पड़ती है
और वह पुरुष कोई और नहीं, उसका पिता था। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, वह दौड़ती हुई अपने पिता के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और पिता से कहने लगी कि पिताजी, तुम यहाँ कैसे? आपको तो घर पे होना चाहिए था। तब उस लड़की के पिता उसको बताते हैं कि बेटा, तुम्हारे भाभी और भैया ने मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रख दिया है, लेकिन बेटा तुम वृद्धाश्रम इस महिला को लेकर आई हो, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी सासू माँ है। तब कहीं ना कहीं वो लड़की भी बहुत एकदम सर अपना नीचा कर लेती है और पिता अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारे भैया भाभी ही खराब नहीं, बल्कि सेम मेरे बच्चे और पुत्र वधू के समान मेरी बेटी और मेरा दामाद भी है। तो मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, मैं तुम्हारी एक पल के लिए तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। और जब इस बात को आधार बनाकर पिता ने बेटी पर फटकार लगाई, तो बेटी अपना सर झुकाते हुए वृद्धा आश्रम से बाहर निकल गई और अपने घर पहुंच गई। दिनेश स्कूल गया हुआ था और जब शाम को वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी माँ घर में नहीं है। तो दादी माँ के बारे में अपनी माँ से पूछता है, तो उसकी माँ बताती है कि हम उसको वृद्धा आश्रम छोड़कर आए हैं और वह अब तेरी दादी वहीं रहेंगी, इस घर में उस महिला के लिए कोई स्थान नहीं है। जब देखो तब हमें परेशान करती है, हमारा स्थान गंदा करती है और हम उसको घर में नहीं रख सकते। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है, लेकिन दादी माँ की तस्वीर दिनेश के दिमाग में कहीं ना कहीं घूम ही रही थी। एक दिन ऐसे ही लाड़ दुलार करते हुए दिनेश की माँ दिनेश से पूछती है कि बेटा, तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो, तुम्हारा क्या सपना है, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो। तो दिनेश बताता है कि माँ, मैं पढ़ लिख कर एक बहुत अमीर आदमी बनना चाहता हूँ और जब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा तो मैं एक बहुत खूबसूरत सा अपने सपनों का एक महल बनाऊंगा, एक सुंदर सा घर बनाऊंगा और उस घर के कुछ ही दूरी पर एक वृद्धाश्रम जरूर बनाऊंगा। वो वृद्धाश्रम इसलिए बनाऊंगा क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, पिताजी बुजुर्ग हो जाएंगे, तो आप दोनों लोगों को कहीं दूर ना रहना पड़े। जिस प्रकार दादी को अपने बच्चों से दूर रहना पड़ रहा है, तो आप मुझसे कहीं दूर ना रहें, इसलिए मैं एक वृद्धाश्रम में आपको वहीं शिफ्ट कर दूंगा जो बहुत नजदीक होगा। जैसे ही दिनेश की जुबान से उसकी माँ ये बात सुनती है, कहीं ना कहीं उसको बड़ा दुख होता है और उस दुख का पश्चाताप करने के लिए वो सोच लेती है तो उसने हर हाल में दिनेश की दादी को अपने घर लाना ही होगा। और वो एक बार फिर अपने पति को अग्री करती है और वह महिला अपने पति को लेकर जब वृद्धाश्रम पहुंचती है तो वह अपने पिता को और अपनी सासू माँ दोनों को अपने घर ले आती है। आज वह महिला और उस बेटी का पिता दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और अपने घर में रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को कष्ट देना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। दरअसल मोस्टली फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें जो घर की बहू है वो अपनी सासू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उनमें हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। इसलिए जो भी घर के नौजवान बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, उन सभी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी दादी दादू का ख्याल रखें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। आज की सच्ची कहानी में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।